नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दादी का निर्णय। तुम्हें क्या लगता है मुकेश, क्या तुम मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे हो? कविता ने मुकेश की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह मोहित के गुस्से को चुनौती दे रही हो। रुक्मणी निवास के मंदिर में लक्ष्मी माँ की आरती चल रही थी। पंडित जी आरती गा रहे थे, जबकि रुक्मणी देवी अपनी लाइट पिंक कलर की साड़ी में ताली बजा रही थी। लेकिन उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो। तभी कविता, एक खूबसूरत लड़की, दरवाजे पर खड़ी हुई। उसकी चप्पलें टूटी हुई थी और वह मुस्कुराते हुए बोली, दादी माँ, गुड मॉर्निंग। रुक्मणी देवी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम इतनी देर से क्यों आई हो? कविता ने मासूमियत से जवाब दिया, दादी माँ बस थोड़ी देर हो गई। रुक्मणी देवी ने चिंता में कहा, कविता तुम हमेशा समय पर आती हो, आज क्या हुआ? कविता ने हंसते हुए कहा, दादी माँ बस मिस हो गई थी। तभी रुक्मणी देवी ने अपने नौकर सौरभ को बुलाया और कहा, सौरभ, सुनीता को फोन करो। कविता ने चाय का कप उठाते हुए कहा, दादी माँ मैं ठीक हूँ। रुक्मणी देवी ने कहा, तुम्हें नाश्ता करना चाहिए। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ मैं पहले कॉफी पी लूँगी। तभी कविता की माँ सुनीता कमरे में आई और गुस्से में बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी सैलरी का क्या? कविता ने डरते हुए कहा, माँ मैं कल ले लूँगी। सुनीता ने गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से मेरे पति व्हील चेयर पर हैं। कविता ने चुपचाप सिर झुका लिया। तभी मुकेश, जो बाहर खड़ा था, कविता की आवाज़ सुनी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, क्या यह वही लड़की है जिसने मुझे मंदिर में गिरने से बचाया था? मुकेश ने अपने मन में कहा, मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहता। लेकिन उसकी आंखें कविता पर टिकी रही। क्या मुकेश और कविता की मुलाकात फिर से होगी? क्या सुनीता कविता को और परेशान करेगी? क्या कविता अपने पापा की मदद कर पाएगी? क्या मुकेश अपनी भावनाओं को समझ पाएगा? कहते हैं कि जब दो लोगों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी होती है तो तकदीर उन्हें एक ना एक दिन एक साथ ले ही आती है। लेकिन मुकेश और कविता, इनकी किस्मत ने इनके साथ जो खेल खेला है, उसने इन दोनों की जिंदगी ही बदल कर रख दी। रुक्मणी निवास में बने मंदिर में पंडित जी माँ दुर्गा के सामने खड़े उनकी आरती कर रहे थे। उनके ठीक पास ही लाइट पिंक कलर की सिल्क की साड़ी पहने रुक्मणी देवी ताली बजाकर आरती गा रही थी। गले में महंगे मोतियों की माला और कान में मोतियों के फूल पहने हुए रुक्मणी देवी को देखकर कोई भी ये समझ जाएगा कि वो किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखती है। उनके घर के सारे नौकर भी उनके पीछे हाथ जोड़े खड़े थे। रुक्मणी देवी का ध्यान अपने घर के दरवाजे पर था। वो बार बार दरवाजे की ओर देखे जा रही थी, जैसे उन्हें किसी के आने का इंतजार हो। आरती खत्म होते ही पंडित जी ने रुक्मणी देवी को आरती देते हुए पूछा, रुक्मणी जी, आज कविता बिटिया अभी तक नहीं आई? रुक्मणी ने आरती लेते हुए कहा, हम भी यही सोच रहे हैं। पंडित जी की कविता अब तक आई क्यों नहीं? रोज तो सुबह 7 बजे ही आ जाती है, पर आज तो आरती भी खत्म हो गई पर अब तक नहीं आई। जरूर कुछ बात है, वरना वो कभी लेट नहीं होती। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकर सौरभ की ओर देखकर कहा, सौरभ, कविता को फोन करो और पूछो कि वो अब तक आई क्यों नहीं। जी। इतना कहकर सौरभ तुरंत वहां से चला गया। रुक्मणी परेशान होकर लिविंग रूम में खड़े बड़े ही सोफे पर बैठ गई। पास खड़ी उनकी मेड पुष्पा ने उनसे पूछा, दादी माँ आपके लिए नाश्ता बना दूं? रुक्मणी ने बिना कोई जवाब दिए सोफे के पास टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगी।
दूसरी ओर बेल बज रही थी पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। उन्होंने फिर से कोशिश की पर इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। रुक्मणी देवी ने परेशान होकर रिसीवर टेबल पर रख दिया। पास खड़ी पुष्पा ने फिर से पूछा, दादी माँ आपको दवाई भी तो लेनी है, मैं आपका नाश्ता बना देती हूँ। रुक्मणी ने गुस्से में कहा, हमें भूख नहीं है, तुम जाओ। क्यों भूख नहीं है आपको? इतना सुनते ही रुक्मणी देवी ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर एक 22 साल की लड़की सफेद रंग की शॉर्ट कुर्ती और चूड़ीदार पहने खड़ी थी, जिसने हरे रंग का दुपट्टा अपने गले में डाला हुआ था। रंग गोरा, काली काली कजरारी आंखें जिनमें हल्का सा काजल लगा हुआ था, एक लंबी सी चोटी जो उसने अपने दाएं कंधे पर डाली हुई थी। गुलाबी होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी। होठों पर आ रही उस लड़की के बालों की एक लट जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। उसने अपने बाएं कंधे पर एक बैग टांगा हुआ था और वो अपनी चप्पलों को जोड़े हुए हाथ में लिए खड़ी थी। रुक्मणी उसे देखते ही मुस्कुरा दी और बोली, कविता। कविता ने अपनी चप्पलें दरवाजे पर पटकी और अंदर आई। उसने रुक्मणी जी के पैर छूकर कहा, गुड मॉर्निंग दादी माँ। रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए कविता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे ये चप्पलें हाथ में लिए क्यों खड़ी थी आप, और आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? रुक्मणी ने सोफे से उठकर पूछा। कविता ने मुस्कुराते हुए मासूमियत से जवाब दिया, वो क्या है ना दादी माँ, आज मेरी बस मिस हो गई और मुझे पैदल यहाँ तक आना पड़ा, और ये मेरी चप्पल, इसने भी मुझे रास्ते में धोखा दे दिया, टूट गई। रुक्मणी जी ने थोड़ा झुककर कविता की चप्पल की ओर देखा और कहा, बेटा ये तो पूरी तरह टूट गई है, आपको इन्हें रास्ते में ही किसी डस्टबिन में फेंक देना चाहिए था, और आप पैदल क्यों आई? ऑटो से भी तो आ सकती थी। कविता ने मुस्कुराते हुए अपना बैग सोफे पर रखा और किचन की ओर बढ़ते हुए बोली, चप्पल इतनी भी नहीं टूटी है दादी माँ, मैं जाते टाइम रास्ते में ठीक करवा लूँगी। इतना कहकर कविता ने किचन में बने वॉश बेसिन के पास रखी साबुन से अपने हाथ धोए और फ्रिज से सेब निकालकर फिर से लिविंग रूम में आ गई और टेबल पर सेब को काटकर प्लेट में रखा और खुद जमीन पर बैठकर खाने लगी। रुक्मणी सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए कविता को देख रही थी। खाते हुए कविता ने कहा, वैसे दादी माँ ये तो बहुत गलत बात है, अगर मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो आपको नाश्ता कर लेना चाहिए था, आपको दवाई भी तो लेनी होती है, और आप जानती हैं ना कि आपका ख्याल रखना ही मेरा काम है। अगर आपका बीपी और शुगर 1% भी बढ़ा तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। तभी पुष्पा हाथों में चाय की ट्रे लिए वहां आई और उसने चाय कविता के सामने रखकर कहा, दीदी आपके लिए चाय। कविता हैरानी से पुष्पा को देखने लगी। ये देखकर रुक्मणी ने तुरंत कहा, बेटा इतनी दूर पैदल चलकर आई हैं आप, ये अदरक और तुलसी वाली चाय है, इसे पियेंगी तो आपकी थकान उतर जाएगी। पर मैं घर से चाय पी कर आई हूँ दादी माँ, इसलिए पुष्पा ये चाय आप पी लीजिए। कविता ने पुष्पा की ओर देखकर कहा। रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता है बेटा कि आप अपने घर से चाय और नाश्ता करके आती हैं, पर फिर भी आपको ये चाय हमारे लिए पीनी होगी, समझिए आप। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, जी दादी माँ समझ गई। इतना कहकर कविता हंस दी और पुष्पा भी, वैसे आपने हमें बताया नहीं कि आप पैदल क्यों आई और ऑटो से क्यों नहीं आई? रुक्मणी ने न्यूज़पेपर उठाते हुए पूछा। कविता चाय का कप उठाकर सोफे पर बैठी और बोली, दादी माँ आपको कुछ पता नहीं है, ये ऑटो वाले ना लोगों को बहुत लूटते हैं, 4 कदम चलने के ही 100 रुपये ले लेते हैं। ये सुनकर रुक्मणी मुस्कुरा दी और बोली, आगे कुछ मत कहिए बेटा, हम समझ गए कि आप इतनी दूर पैदल चलकर क्यों आई हैं। कविता भी मुस्कुरा दी। उसने जल्दी से अपनी चाय खत्म की और रुक्मणी से कहा, दादी माँ बस 10 मिनट में आपका नाश्ता रेडी हो जाएगा, मैं अभी बना कर लाती हूँ।
इतना कहकर कविता ने अपने एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में प्लेट उठाई और किचन में चली गई। रुक्मणी उसे जाते देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पागल लड़की। तभी रुक्मणी के मोबाइल की बेल बजने लगी। स्क्रीन पर मुकेश लिखा देखकर वो बहुत खुश हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, मुकेश, गुड मॉर्निंग दादी माँ, कैसी हैं आप? दूसरी ओर से मुकेश ने पूछा। रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए टेबल पर रखी मुकेश की तस्वीर उठाकर देखते हुए कहा, आपकी आवाज़ सुन ली हमने, इसलिए अब हम बिल्कुल ठीक हैं। बस आप अगर आ जाएं और हम आपको देख ले तो फिर हमें दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुकेश ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, मैं नहीं आऊँगा दादी माँ, क्योंकि मेरे इंडिया आते ही आप पर मेरी शादी का फितूर सवार हो जाएगा। आप दुनिया भर की लड़कियों का मेला मेरे सामने लगा देंगी और मेरा शादी करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। रुक्मणी ने तस्वीर फिर से टेबल पर रख दी और बोली, इस बार हम आपसे आपकी शादी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। ये सुनते ही मुकेश हैरान हो गया और उसने अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। कुछ पल सोचकर उसने रुक्मणी से पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना दादी माँ? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? ये सुनकर रुक्मणी को हंसी आ गई। मुकेश फिर से बोला, दादी माँ, आप सच में मेरी शादी की बात नहीं करेंगी? नहीं करेंगे बेटा, रुक्मणी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुकेश भी मुस्कुरा दिया और बोला, तो ठीक है दादी माँ, मैं आ रहा हूँ। क्या रुक्मणी खुशी से चीखते हुए उठकर खड़ी हो गई। उनकी आवाज़ सुनकर कविता और घर के बाकी नौकर भागते हुए वहां आ गए। कविता ने रुक्मणी के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ दादी माँ? रुक्मणी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर दूसरी तरफ से फ़ोन पर मुकेश बोला, हाँ दादी माँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया है कि हम सब बहुत जल्द इंडिया आ रहे हैं। ये सुनते ही रुक्मणी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो इमोशनल हो गई। मुकेश ने रुक्मणी से पूछा, दादी माँ, आपके पीछे से जो आवाज़ आई वो उसी लड़की कविता की है ना, जो आपका ख्याल रखती है और जिसके नाम की माला आजकल आप दिन भर जपती रहती हैं? हाँ, रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए कविता की ओर देखकर कहा। कविता भी रुक्मणी की ओर देखकर मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ से मुकेश ने कहा, दादी माँ, मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे इंडिया आने के लिए पैकिंग करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। बाय बेटा। रुक्मणी ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सौरभ से कहा, सौरभ, सबके कमरों की सफाई करवाइए, हमारा परिवार वापस आ रहा है, हमारा मुकेश आ रहा है। ये सुनकर सारे नौकर बहुत खुश हुए। जी दादी माँ, अभी करता हूँ। इतना कहकर सौरभ चला गया और घर के बाकी नौकर भी अपना काम करने लगे। कविता ने रुक्मणी के पास आकर पूछा, दादी माँ, आपकी फैमिली आ रही है? हाँ बेटा, हमारे बेटे और बहू के साथ हमारा पोता मुकेश और हमारी पोती गरिमा भी आ रही है। अब इस घर की रौनक फिर से लौट आएगी। रुक्मणी जी ने इमोशनल होकर कहा और सोफे पर बैठ गई। पूरे 10 महीने बाद हम हमारे बच्चों को देखेंगे, वो हमारी आंखों के सामने होंगे। कविता, आप हमारे साथ गणेश मंदिर चलेंगी, हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना है। रुक्मणी ने कविता की ओर देखकर पूछा। कविता ने उनके घुटनों के पास बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, जरूर चलूंगी दादी माँ, पर पहले आप नाश्ता करेंगी, फिर अपनी दवाई लेंगी और फिर हम दोनों मंदिर चलेंगे। ठीक है। रुक्मणी ने सिर हिला दिया और कविता मुस्कुराते हुए वहां से उठकर किचन में आ गई। रुक्मणी ने किचन में नाश्ता बना रही कविता की ओर देखकर मन ही मन कहा, अब हम आपसे आपकी शादी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे मुकेश, क्योंकि अब आप खुद हमसे आकर कहेंगे कि आप शादी करना चाहते हैं कविता से। इतना सोचकर वो बहुत प्यार से कविता का चेहरा देखे जा रही थी और कविता बिना उनकी ओर देखे उनके लिए नाश्ता बना रही थी। रुक्मणी ने फिर से मन ही मन कहा, जब से आप इस घर में आई हैं बेटा, तब से हम आपको अपने मुकेश की दुल्हन बनाने के सपने देख रहे हैं। हमारा दिल कहता है कि हमारा ये सपना जल्द ही पूरा होगा। जब मुकेश आपसे मिलेंगे तो आप उनका दिल भी वैसे ही जीत लेंगी जैसे आपने हमारा दिल जीत लिया है। पिछले 7 महीनों में आपने एक बार भी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हम इस बड़े से घर में अकेले रहते हैं, इसलिए अब हम आपको इस घर से कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं।
खाना बनते ही कविता ने गैस बंद किया और एक बाउल में खाना निकाल कर ट्रे में रखा और फिर जूस का जग उठाकर जूस गिलास में डालने लगी। तभी उसके फ़ोन की बेल बजने लगी। नंबर देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने जग नीचे रखा और प्लेटफार्म पर रखा अपना कीपैड फ़ोन उठाकर रिसीव करके कहा, जी माँ। दूसरी ओर से सुनीता ने कहा, कितनी बार कहा है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मुझे माँ मत कहा कर। ये सुनते ही कविता के चेहरे की मुस्कान छिन गई और उसने उदास होकर कहा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। सुनीता ने गुस्से में कहा, कल तेरे पापा का चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है और पंकज के कॉलेज की फीस भी कल भरनी है। जी मुझे याद है, आप चिंता मत करिए, आज पहली तारीख है, मैं पैसे ले आऊँगी, कविता ने जवाब दिया। इतना सुनते ही कविता ने फ़ोन काट दिया। कविता ने उदास होकर कहा, मुझे तो लगा था कि जब मैं घर से निकली थी तब आप सो रही थी, इसलिए आपने मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फ़ोन किया है। ये सोचकर कविता के चेहरे की उदासी और बढ़ गई और उसने खुद को संभाला और ट्रे उठा रुक्मणी के कमरे में चली गई। रुक्मणी एक पुराना सा बक्सा लिए बेड पर बैठी, उसने कुछ ढूंढ रही थी। कविता ने ट्रे बेड पर रखते हुए कहा, दादी माँ ये लीजिए आपका नाश्ता। रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए कविता की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे फिर से बक्से में कुछ तलाशने लगी। कविता चुपचाप बैठी उन्हें देख रही थी। बक्से में से रुक्मणी ने एक पुरानी चुनरी निकाली और उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कविता ये हमारी चुनरी है। जब हम शादी करके इस घर में आए थे तो हमने यही चुनरी अपने सिर पर डाली थी और अब ये चाहते हैं कि हमारे मुकेश की दुल्हन यही चुनरी ओढ़कर इस घर में आए। ये सुनकर कविता मुस्कुराने लगी। रुक्मणी ने चुनरी को कविता के सिर पर ओढ़ा दी। कविता हैरानी से उन्हें देखने लगी। दादी माँ ये आपने मुझे इतना कहकर कविता चुप हो गई। रुक्मणी ने कविता के सिर पर हाथ फेरकर कहा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। हम बस ये देख रहे थे कि जब हमारी बहू इसे ओढ़ेगी तो कैसी लगेगी। ये सुनकर कविता फिर से मुस्कुरा दी। उसने जूस उठाया और रुक्मणी को देते हुए कहा, ये लीजिए दादी माँ। रुक्मणी ने कविता के हाथ से जूस का गिलास लिया और कविता को देखने लगी। कविता ने अपने सिर से चुनरी हटाई और उसकी पैकिंग बनाकर फिर से बक्से में रख दी। रुक्मणी बिना कुछ कहे जूस पीने लगी। कविता बेड से उठी और अपने बेड के पास रखे टेबल की ड्रॉ खोलकर उसमें से मेडिसिन निकालते हुए कहा, दादी माँ अब आप जल्दी से नाश्ता करके ये मेडिसिन ले लीजिए, फिर हम मंदिर चलते हैं। इतना कहकर कविता ने ड्रॉ बंद की और फिर से रुक्मणी के पास आकर बैठ गई। रुक्मणी ने जूस का गिलास ट्रे में रखा और बाउल उठाकर खाना खाने लगी। एक चम्मच खाते ही रुक्मणी मुंह बनाने लगी। ये देखकर कविता ने तुरंत कहा, मुझे पता है कि आप ऐसा मुंह क्यों बना रही हैं, पर दादी माँ डॉक्टर साहब ने आपको नमक खाने से मना किया, इसलिए मैंने नमक बहुत कम डाला है। तभी कविता के फ़ोन की बेल बजी। उसने अपना फ़ोन उठाते हुए रुक्मणी से कहा, जल्दी से खाइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर कविता ने फ़ोन रिसीव किया, पर वो हेलो बोलती उसके पहले ही दूसरी ओर से आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। कविता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मुझे पता था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू रजनी। ये सुनते ही रुक्मणी ने कविता की ओर देखकर पूछा, कविता आज आपका जन्मदिन है बेटा? कविता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हामी भरी। फ़ोन के दूसरी तरफ से कविता की सहेली रजनी ने कहा, चल अब जल्दी से अपने काम से छुट्टी ले, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। तू तो अपना बर्थडे कभी नहीं मनाएगी, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी तेरे बर्थडे की ट्रीट मेरी तरफ से। तेरे लिए मैं आज कॉलेज भी नहीं गई। आज हम पहले 56 दुकान जाकर तेरी सारी फेवरेट चीज़ें खाएंगे, उसके बाद राजवाड़ा जाकर तेरे लिए ढेर सारे झुमके खरीदेंगे और रात में सराफे में चलकर कचौरी खाएंगे। कविता ने मुंह बनाकर कहा, इतना कुछ प्लान करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। तू जानती है ना कि मैं नहीं जा सकती और अगर माँ को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हो जाएगी। तेरी माँ तो तुझसे हमेशा ही नाराज़ रहती है। एक दिन और सही, अब ये ड्रामा बंद कर, क्योंकि मैं बस वहाँ पहुँच ही रही हूँ, समझी तू? रजनी ने गुस्से में कहा। कविता ने रजनी को समझाते हुए कहा, रजनी
तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं सच में तेरे साथ नहीं आ सकती। कविता ने इतना कहा ही था कि रुक्मणी ने कविता से उसका फ़ोन छीनकर अपने कान से लगाया और कहा, बेटा हम बोल रहे हैं रुक्मणी देवी, कविता आपके साथ जरूर जाएगी। रजनी ने कार ड्राइव करते हुए कहा, थैंक यू दादी माँ। रुक्मणी ने खड़े होकर टहलते हुए कहा, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए जो आपने हमें ये बताया कि आज कविता का जन्मदिन है, वरना इन्होंने तो हमें बताना ज़रूरी ही नहीं समझा कि ये आज के दिन इस दुनिया में आई थी। दादी माँ, कविता को उसका जन्मदिन मनाना पसंद ही नहीं है, शायद इसलिए उसने आपको नहीं बताया होगा। वो अपने लिए कभी टाइम नहीं निकालती, पर आज मैंने उसके लिए बहुत कुछ प्लान किया है ताकि मैं उसे कम से कम आज तो अपने लिए ज़िंदगी जीते देख सकूं। रजनी ने उदास होकर दादी माँ से कहा। रुक्मणी ने कविता की ओर देखते हुए कहा, बेटा आप जल्दी से आ जाइए, हमने कविता को छुट्टी दे दी है। रजनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू दादी माँ, मैं बस 1 मिनट में पहुँच जाऊँगी। अब हम फ़ोन रखते हैं, आप जल्दी से आ जाइए। इतना कहकर रुक्मणी ने फ़ोन कट कर दिया। रुक्मणी ने कविता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, भगवान आपका दामन खुशियों से भर दे। एक ऐसा राजकुमार आपके लिए भेज दे जो आपसे बहुत प्यार करे और आपको अपनी पलकों पर बैठा कर रखे। कविता ने रुक्मणी के गले लगकर कहा, थैंक यू दादी माँ, हम अभी आते हैं। इतना कहकर रुक्मणी रूम से चली गई और उसके जाते ही कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी राजकुमार के सपने नहीं देखती दादी माँ, छोटे छोटे सपने हैं मेरे और मैं उन्हीं सपनों को जीना चाहती हूँ। ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखना चाहती जो कभी पूरा न हो सके। कविता यही सब सोच ही रही थी कि रुक्मणी अपने हाथों में एक पैकेट लिए कविता के पास आकर बोली, कविता ये लीजिए बेटा, हमारी तरफ से आपके जन्मदिन का तोहफा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दादी माँ, आपका आशीर्वाद ही बहुत है मेरे लिए। कविता ने बहुत प्यार से कहा। रुक्मणी ने कविता के सिर पर हाथ फेरा और बोली, ज़रूरत क्यों नहीं है बेटा, हम आपको अपनी पोती गरिमा की तरह ही मानते हैं, तो क्या आप अपनी दादी माँ से एक छोटा सा गिफ्ट नहीं ले सकती? और ये ज़्यादा कीमती तोहफा भी नहीं है, आपके लिए साड़ी है, प्लीज़ बेटा मना मत करिए, हमारी खुशी के लिए ले लीजिए। थैंक यू दादी माँ। इतना कहकर कविता ने मुस्कुराते हुए पैकेट ले लिया। कविता ने पैकेट बेड पर रखा और टेबल से पानी का गिलास और मेडिसिन उठाकर रुक्मणी को देते हुए बोली, ये लीजिए दादी माँ, आपकी मेडिसिन। रुक्मणी ने कविता के हाथ से मेडिसिन ली और उसे मुंह में रखकर पानी पीने लगी। कविता ने उनके हाथ से पानी का गिलास लिया और फिर से टेबल पर रख दिया। रुक्मणी मुस्कुराते हुए कविता को देख रही थी। कविता ने उनके पास आकर पूछा, दादी माँ, अगर मैं रजनी के साथ चली गई तो फिर आप मंदिर किसके साथ जाएंगी? रुक्मणी ने बेड पर बैठते हुए कहा, मंदिर तो हम आपके साथ ही जाएंगे, पर आज नहीं परसों, क्योंकि परसों बुधवार है। बुधवार के दिन बप्पा के दर्शन करना शुभ होता है, इसलिए आप खुशी से अपनी सहेली के साथ जाइए और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। इतना कहकर रुक्मणी जी ने बेड पर रखा कविता का गिफ्ट उठाकर उसे दिया। कविता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती हैं, रुक्मणी ने फिर से कहा। कविता बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए जाने के लिए जैसे ही पलटी, उसके दुपट्टे से टेबल पर रखा कांच का ग्लास जमीन पर गिरकर टूट गया। कविता ने तुरंत पलटकर देखा और मासूमियत से कहा, आई एम सॉरी दादी माँ। रुक्मणी मुस्कुरा दी और बोली, हम वही सोच रहे थे कि आज ये चमत्कार हुआ कैसे कि आपसे अभी तक कुछ टूटा नहीं। कविता ने फिर सिर झुका लिया और रुक्मणी ने फिर से कहा, जाइए बेटा, हम आपकी सैलरी से न इस गिलास के पैसे काटेंगे और न ही आज की लीव के। कविता मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। रुक्मणी हंसने लगी। कविता जैसे ही अपना बैग
कंधे पर टांगे और अपनी टूटी हुई चप्पलें हाथ में लिए भागते हुए रुक्मणी निवास के मेन गेट पर पहुंची। उसकी नज़र रजनी पर पड़ी। रजनी ने जींस और टॉप पहना हुआ था। वो अपनी गाड़ी से पीठ टिकाकर अपने हाथों की घड़ी को देखकर कविता के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी नज़र कविता पर पड़ी, वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर दौड़ी और उसे गले लगाकर बोली, हैप्पी बर्थडे कविता। कविता के हाथ से उसकी टूटी हुई चप्पलें छूट गई और उसने भी रजनी को कसकर पकड़ लिया। रजनी ने कविता को खुद से दूर करते हुए पूछा, ये चप्पल हाथ में लिए क्यों घूम रही हैं? कहते हैं कि जब दो लोगों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी होती है तो तकदीर उन्हें एक ना एक दिन एक साथ ले ही आती है। कविता ने तुरंत अपनी दोनों चप्पलें उठाई और बोली, अरे आज ये रास्ते में टूट गई थी। यहीं पास में मोची बैठता है, हम रास्ते में ठीक करवा लेंगे। ये सुनकर रजनी ने उसके हाथ से उसकी चप्पलें ली और उन्हें देखने लगी। उसने गुस्से में कविता को घूरा और उसकी चप्पलें ले जाकर पास ही रखे डस्टबिन में फेंक दी। ये देखकर कविता का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गुस्से में रजनी से कहा, ये क्या किया तूने? मैं उन्हें ठीक करवा लेती ना। सटअप कविता, वो जुड़ने लायक नहीं थी। इतना कहकर रजनी ने कविता की बाह पकड़ी और अपनी गाड़ी का डोर खोलकर कविता को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाकर डोर बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। कविता अभी भी उसे घूर रही थी। ये देखकर रजनी ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की और ड्राइव करते हुए कहा, ऐसे मत घूर, रास्ते में नई खरीद लेंगे। फिलहाल तू अपना सीट बेल्ट बांध। कविता ने गुस्से में अपना सीट बेल्ट बांधते हुए कहा, हाँ, और उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। रजनी को हंसी आ गई और उसने कविता की ओर देखते हुए कहा, नहीं खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि नई सैंडल मैं तुझे खरीद कर दूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही बहुत एहसान है तेरे मुझ पर और बहुत सारा कर्ज भी। पता नहीं तेरे 20,000 रुपये कब और कैसे चुकाऊंगी। कविता ने मुंह बनाकर कहा। रजनी को फिर से हंसी आ गई। उसने गाड़ी को मोड़ते हुए कहा, कविता, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोस्ती में हिसाब किताब नहीं होता। ये तू कहती है, इसलिए प्लीज अपनी बकवास बंद कर। आज तेरा बर्थडे है, इसलिए नई सैंडल अपना बर्थडे गिफ्ट समझकर ले लेना, समझी तू? कविता ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, उसकी नज़र रास्ते पर पड़ी। हम तो अपन पहले 56 जाने वाले थे ना, पर ये रास्ता तो बाबा भोलेनाथ के मंदिर की ओर जाता है, यही ना? रजनी ने कविता की बात बीच में काटते हुए पूछा। कविता हैरानी से रजनी को देखने लगी। रजनी मुस्कुराते हुए फिर से बोली, तू भोलेनाथ को बहुत मानती है ना, इसलिए हम महाकाल मंदिर जा रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने। तू पागल हो गई? मैं यूँ बिना अपने घर वालों को बताए शहर से बाहर कैसे जा सकती हूँ? और तू मेरी माँ को बहुत अच्छे से जानती है। अगर उन्हें पता चला तो तू जानती है कि क्या होगा? मेरी तो सामत ही आ जाएगी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्लीज़ तू गाड़ी को वापस ले, मैं नहीं जाऊंगी, कविता ने परेशान होकर कहा। रजनी ने गुस्से में कहा, सटअप कविता, मंदिर इतनी भी दूर नहीं है, तू अच्छे से जानती है कि हम सिर्फ 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी सिर्फ सुबह के 11 बजे हैं, हम 12 बजे तक महाकाल मंदिर पहुंच जाएंगे और दर्शन करके 2 बजे तक वापस आ जाएंगे। तेरी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा और वैसे भी मैं तेरे लिए नहीं अपने लिए वहाँ जा रही हूँ। एग्जाम सिर पर है, तुझे तो कोई टेंशन नहीं होगा, पर अगर मैं पास नहीं हुई तो मेरे डैड मेरी शादी करवा देंगे। महाकालेश्वर मंदिर में सबकी विश पूरी होती है। तू अपने लिए एक सपनों का राजकुमार मांग लेना और मैं एग्जाम में अच्छे नंबर, दोनों का काम हो जाएगा।
यह सुनकर कविता मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देख रजनी भी मुस्कुराने लगी। कविता पीछे की सीट पर एक बॉक्स रखा है, उसे उठा। रजनी ने इतना कहा तो कविता ने पलटकर पीछे देखा और सीट पर रखा बॉक्स उठाया और उसे खोलने लगी। बॉक्स में नई सैंडल थी। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तूने इसलिए मेरी चप्पल फेंक दी थी? रजनी ने गाड़ी को मोड़ते हुए कहा, जी हाँ, क्योंकि तुझे तो नजर आया नहीं था कि तेरी चप्पलें अपनी आखिरी सांसें ले रही है और कभी भी तुझे धोखा दे सकती है, पर मुझे दिखाई दे चुका था, इसलिए कल ही तेरे लिए ये खरीदी थी। कैसी हैं? कविता ने बॉक्स को फिर से पीछे रखा और सैंडल पहनते हुए कहा, बहुत सुंदर हैं। रजनी मुस्कुरा दी और बोली, कविता, आज तेरा बर्थडे है, इसलिए प्लीज कम से कम आज तो भगवान से अपने लिए कुछ मांग लेना, वरना हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है। मेरे लिए मांगने के लिए तू है ना, तो मुझे मांगने की क्या ज़रूरत है? मुझे अच्छे से पता है कि आज भी तू मेरे लिए ही वहाँ जा रही है। कविता ने बहुत प्यार से रजनी की ओर देखकर कहा। रजनी मुस्कुराने लगी और बोली, सही कहा तूने, आज मैं तेरे लिए भगवान से एक ऐसा जीवन साथी मांगने जा रही हूँ जो सिर्फ तेरे बारे में सोचे, तेरा ख्याल रखे, तेरी हर ख्वाहिश बिना तेरे कहे ही पूरी कर दे और तुझे बहुत बहुत प्यार करे। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है रजनी, अगर होती तो पैदा होते ही मेरे माथे पर नाजायज शब्द नहीं लिखा होता। पापा मेरी जान बचाने की सज़ा नहीं भुगत रहे होते। मुझे पालने वाली माँ यूँ मुझे नफरत की नज़रों से नहीं देख रही होती। मुझे ऐसे ही जीने की आदत हो गई और मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। कहते हैं प्यार इंसान की ज़िंदगी बदल देता है, पर इसी प्यार ने मेरे पैदा होने से पहले ही मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुझे जन्म देने वाली औरत एक शादीशुदा इंसान से प्यार करके मुझे इस दुनिया में तो ले आई, पर खुद इस दुनिया से चली गई और उनकी इस गलती की सज़ा मैं भुगत रही हूँ। नफरत है मुझे प्यार शब्द से और मैं नहीं चाहती कि मुझे कभी भी किसी से प्यार हो, पर प्यार किया नहीं जाता कविता, प्यार बस हो जाता है, तुझे पता भी नहीं चलेगा और एक दिन तुझे किसी से इतना प्यार हो जाएगा कि तू उसके इश्क में अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगी। रजनी ने कविता की ओर देखकर कहा। कविता ने खिड़की से बाहर देखकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके इश्क में मैं खुद को भूल जाऊं। है ज़रूर, और मेरा दिल कहता है कि वो आज ही तुझे मिलेगा। रजनी ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। कविता ने मुस्कुराते हुए रजनी की गाल को छूकर उसका चेहरा सामने करते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कर और सामने देखकर गाड़ी चला, वरना मुझे मेरा राजकुमार मिले ना मिले, हम दोनों को भगवान के घर का रास्ता जरूर मिल जाएगा। रजनी को हंसी आ गई और कविता को भी। दोनों जोर जोर से हंसने लगी। दोनों 1 घंटे का सफ़र तय करके महाकाल मंदिर पहुंची। मैं गाड़ी पार करके आती हूँ, तब तक तू प्रसाद ले ले, रजनी ने कहा। कविता मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आई और बोली, मैं वहाँ सामने की दुकान पर ही हूँ, तू जल्दी आ। इतना सुनते ही रजनी गाड़ी लेकर चली गई। कविता ने मंदिर की ओर देखा और हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी लड़के की आवाज़ पड़ी, जिसने बहुत ऊंची आवाज़ में कहा, जय श्री महाकाल। कविता ने अपनी आंखें खोली और पलटकर देखा, पर उसके पलटते ही एक लड़का ओम नमः शिवाय बोलता हुआ उसके पास से निकल गया। कविता ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाकर देखा और फिर सामने की दुकान की ओर बढ़ी। उसने अपनी सैंडल वहीं उतारी और वहां लगे नल पर अपने हाथ पैर धोए और फिर दुकान से प्रसाद की टोकरी ली। उसने दुकानदार से पूछा,
कितने हुए? 200 रुपये। दुकानदार के इतना कहते ही कविता ने अपने बैग से 200 रुपये निकाल कर उसे दिए। तभी रजनी भी वहाँ आ गई। रजनी ने भी अपनी सैंडल वहीं उतारी और दुकानदार से कहा, भैया हमारी सैंडल यहीं रखी हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। जी। दुकानदार के इतना कहते ही दोनों मंदिर की ओर चल दी। हर हर महादेव और जय श्री महाकाल कहते हुए वे वीआईपी रास्ते से लोगों के साथ दोनों मुस्कुराते हुए मंदिर की ओर चली जा रही थी। तभी भीड़ में लोगों की आवाज़ों के बीच कविता को फिर से उसी लड़के की आवाज़ सुनाई दी, जो बिना रुके सिर्फ जय श्री महाकाल कहते हुए उनके पीछे ही आ रहा था। कविता ने फिर से पलटकर पीछे देखा, पर उसके पीछे चल रही कुछ औरतों की वजह से उसे वो लड़का दिखाई नहीं दिया। कविता फिर से आगे देखने लगी और चलते हुए फिर से जय श्री महाकाल बोलने लगी। कुछ देर चलने के बाद दोनों ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। कविता ने प्रसाद की टोकरी लिए हुए ही अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन भगवान से कहा, शिव जी मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दीजिए, तब शायद माँ का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए और वो मुझे भी पंकज की तरह प्यार करने लगे। रजनी ने भी मन ही मन भगवान से कहा, भोलेनाथ कविता तो इतनी प्यारी है कि जो उससे मिले वो उससे प्यार करने लगे, और आपकी तो वो वैसी ही करती है, फिर क्यों आप उसकी ज़िंदगी नहीं बदलते? आपके होते हुए भी वो बचपन से इतना कुछ सह रही है, पर अब तो बस करिए, अब तो उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा भेज दीजिए जो उसे अपने पलकों पर बैठा कर रखे, उसका ख्याल रखे, उसे बहुत प्यार करे। प्लीज भोलेनाथ भेज दीजिए ना उसके लिए किसी राजकुमार को। तभी वो लड़का कविता के पास से निकलकर गर्भगृह के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और गर्भगृह के अंदर आ गया। वो लड़का भोलेनाथ की पिंडी के सामने बैठकर पंडित जी के बताए अनुसार पिंडी का अभिषेक करने लगा। कविता ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक गोरा चिट्टा लड़का सिर्फ धोती पहने ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहा था। लड़के की उम्र यही कोई 28 साल होगी और उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी दाढ़ी थी। कविता ने उसे देखते हुए कहा, लगता है कोई बड़ा आदमी है, इसलिए तो गर्भगृह में बैठकर अपने हाथों से भोलेनाथ की पूजा कर रहा है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। रजनी ने भी उस लड़के को देखकर कहा। तभी पूजा करवा रहे पंडित जी ने उस लड़के से कहा, भगवान को नारियल अर्पित कीजिए। वो लड़का अपनी पूजा के सामान में नारियल ढूंढने लगा, जो शायद उसके पास नहीं था। ये देखकर कविता ने अपनी टोकरी से नारियल उठाकर पंडित जी को देते हुए कहा, पंडित जी ये उन्हें दे दीजिए, शायद उनके सामान में नारियल नहीं है, इसके बिना उनकी पूजा अधूरी रह जाएगी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए नारियल लेकर उस लड़के को देते हुए कहा, ये लो बेटा। उस लड़के ने हैरानी से पंडित जी की ओर देखा, जो पंडित जी ने तुरंत कहा, बिना नारियल चढ़ाए तुम्हारी पूजा अधूरी रहेगी, इसलिए ले लो। उस लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर नारियल ले लिया और फिर से पूजा करने लगा। कविता ने अपनी टोकरी पंडित जी को दी और भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पंडित जी ने टोकरी का सामान भगवान को अर्पित किया और दोनों को चंदन का टीका लगाया और फिर प्रसाद टोकरी में रखकर कविता को वापस दे दी। कविता उस लड़के को देखते हुए आगे बढ़ गई। कविता तो आगे बढ़ गई, पर रजनी अभी भी उसी लड़के को पलट पलट कर देख रही थी।
कविता ने जब रजनी को उस लड़के को देखते देखा तो मुस्कुराते हुए उसकी बाह पकड़कर बोली, आगे देख कर चल, रजनी गिर जाएगी, पीछे मत देख। पूजा करने के बाद जब सभी लोग मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो अचानक से भगदड़ हो गई और उस भगदड़ में मुकेश गिरने ही वाला था तो कविता ने उसे गिरने से बचा लिया। उसके बाद कविता अपनी दोस्त रजनी के साथ घर वापस आ गई। घर वापस आकर दादी माँ को नमस्ते करके कहने लगी, दादी माँ, मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करके आ गई हूँ। थैंक यू दादी माँ, आपकी वजह से आज मुझे मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करने का मौका मिला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दादी माँ उसके सर पर हाथ रख कर कहने लगी, भगवान तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ दे मेरी बच्ची। कविता और रुक्मणी जी के बीच बातें चल ही रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजती है। सौरभ दौड़कर दरवाजा खोलता है। देखा तो सामने रुक्मणी जी का पूरा परिवार खड़ा हुआ है। सौरभ ने सभी को नमस्कार किया और उनके सामान को अंदर लेकर आया। सभी को देखकर रुक्मणी जी बहुत खुश हुई क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को पूरे 10 महीने के बाद जो देखा था। उनका पोता मुकेश और पोती गरिमा दौड़कर अपनी दादी माँ के गले से लग गए। उनके बेटा बहू की उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद ले रहे थे। तभी मुकेश की नज़र कविता पर पड़ी जो उन सभी के लिए पानी लेकर आई थी। कविता को अपने घर में देखकर मुकेश हैरान हो गया। उसे याद आ गया कि यह तो वही लड़की है जो मैंने 1 घंटा पहले मंदिर में देखी थी और जिसने मुझे गिरने से बचाया था। कविता भी मुकेश को देखकर हैरान हो गई। मुकेश अपनी दादी माँ को बोला, दादी माँ, क्या यह वही लड़की है जो आपकी सेवा करती है? क्या आप इसी के बारे में बातें करती हो? हाँ बेटा, लेकिन मैं तो इसे थोड़ी देर पहले बाबा भोलेनाथ के मंदिर में देखा था। क्या यह मंदिर गई थी? मुझे नहीं पता कहाँ गई थी, लेकिन आज इसका जन्मदिन था इसलिए मैंने ही इसे भेजा था। तो यह बात है। क्यों, क्या हुआ बेटा? नहीं दादी, कोई बात नहीं। रुक्मणी जी कविता की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी तो कभी अपने पोते मुकेश को देखकर, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ और ही चल रहा था जो वह पूरा करना चाहती थी। धीरे धीरे मुकेश भी कविता की तरफ आकर्षित होने लगा। उसे भी उसके साथ बातें करना, मिलना जुलना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था लेकिन उसकी दादी रुक्मणी जी ने इस बार मुकेश से उसकी शादी के बारे में बातें नहीं की क्योंकि रुक्मणी जी चाहती थी कि इस बार हमारा पोता खुद आकर हमसे शादी की बात करे, क्योंकि रुक्मणी देवी को विश्वास था कि कविता एक ऐसी लड़की है जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित किए बिना नहीं रह सकती। वह बहुत ही अच्छी लड़की थी जो दिखने में बहुत सुंदर और बहुत गुणवान भी थी। मुकेश ना चाहते हुए भी उसकी ओर खींचे चला जा रहा था। जब वह उसे घर में दिखाई नहीं देती थी तो मुकेश उसे घर में इधर से उधर ढूंढता रहता था। एक दिन मुकेश ने अपनी दादी से कहा, दादी, आप कह रही थी कि आपने मेरे लिए लड़की पसंद कर रखी है, वह कौन है? आप उन्हें मना कर दीजिए क्योंकि मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। रुक्मणी देवी यह बात सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने कहा, मुकेश बेटा, हमें भी तो बताओ, आखिर कौन है वह? दादी माँ, वह कोई अमीर लड़की नहीं है, पता नहीं आप उसे स्वीकार करेंगी या नहीं। दादी माँ ने कहा, बेटा आप बोलो तो सही, अगर हमें सही लगा तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। मुकेश ने बेहिचक अपनी दादी को कविता की तरफ इशारा करते हुए कहा। कविता जो टेबल पर रखे हुए पोट में फलावर लगा रही थी, जब मुकेश ने उसकी तरफ इशारा किया तो रुक्मणी जी यह देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई क्योंकि वह तो जाने कब से कविता को ही अपनी पोता बहू बनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रुक्मणी जी की तो मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। रुक्मणी जी ने मुस्कुराते हुए अपने पोते को कहा, मुकेश बेटा, हमने भी तुम्हारे लिए कविता को ही पसंद किया है, लेकिन कविता को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुकेश यह सुनकर हैरान हो गया क्योंकि दोनों की पसंद एक ही थी। पहले जो मुकेश शादी से मना करता था, आज उसने खुद अपनी शादी के बारे में बात की है। सभी को कविता पसंद थी। उसके बाद रुक्मणी जी ने कविता
और अपने पोते मुकेश की शादी बड़ी ही धूमधाम से की। कविता की माँ, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वह तो इस शादी से खुश नहीं थी। लेकिन कविता मुकेश से शादी करके एक अच्छे खानदान की और करोड़पति खानदान की बहू बन चुकी थी। उसकी अच्छाइयों ने सभी का दिल जीत लिया था। कविता जैसी पोता बहू पाकर रुक्मणी जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बाबा भोलेनाथ की कृपा ने उसे उसका जीवन साथी ऐसा मिला जो उसका बहुत ध्यान रखता था और उसकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता था। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।